हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो अध्ययन का विषय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये विषय है राजनीतिक आधुनिकरण की अवधारणा। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि राजनीतिक आधुनिकरण है क्या, उसको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ ही हम राजनीतिक आधुनिकरण के जो लक्षण हैं जिसके आधार पर राजनीतिक आधुनिकरण को पहचाना जा सकता है या उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। राजनीतिक आधुनिकरण की प्रक्रिया में कोई भी व्यवस्था अपनी पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में बदलने का प्रयत्न करती है। जब कोई अविकसित विकासशील राजनीतिक व्यवस्था स्वयं अपने आप को और अधिक विकसित राजनीतिक व्यवस्था में रूपांतरित कर लेती है तो इस प्रक्रिया को या इस प्रयत्न को हम राजनीतिक आधुनिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। कोलमैन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकरण संक्रांतिकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों का समूह है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक आधुनिकरण की प्रक्रिया सामाजिक व आर्थिक आधुनिकरण के प्रसंग में अपने भौतिक पर्यावरण के आधुनिकरण की प्रक्रिया है। हंटिंगटन राजनीतिक आधुनिकरण को एक बहुमुखी प्रक्रिया मानता है जिसका संबंध मानवीय चिंतन तथा उसकी उन गतिविधियों से है जो उसके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। वेल्च के अनुसार राजनीतिक आधुनिकरण साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित एक प्रक्रिया है। डॉक्टर एस.पी. वर्मा राजनीतिक आधुनिकरण को एक बहुस्तरीय प्रक्रिया मानते हैं और उनके अनुसार राजनीतिक आधुनिकरण में 5 स्तर हैं: मनोवैज्ञानिक स्तर, बौद्धिक स्तर, सामाजिक स्तर, जनसंख्या का स्तर और आर्थिक स्तर। जब हम बात करते हैं राजनीतिक आधुनिकरण की तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ये जानें कि राजनीतिक आधुनिकरण की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, अर्थात किन लक्षणों के आधार पर, किन विशेषताओं के आधार पर हम राजनीतिक आधुनिकरण की पहचान कर सकते हैं। राजनीतिक आधुनिकरण के लक्षणों के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है वह यह है कि जब किसी भी राज्य में सभी शक्तियों का राज्य या राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीकरण होने लगे या फिर राजनीतिक शक्ति का महत्व बढ़ जाए तो इसे अपने आप में हम राजनीतिक आधुनिकरण की निशानी मानते हैं। दूसरा, समाज व जनता के बीच जब संपर्क बढ़ जाता है और उसके परिणाम स्वरूप राज्य का समाज में अधिक हस्तक्षेप हो जाता है तो भी उसे राजनीतिक आधुनिकरण की दिशा में एक कदम माना जाता है, क्योंकि इसी निकट संपर्क से सरकारें सकारात्मक रूप में आम जनता के लिए कार्य कर सकती हैं। राज्य व समाज के बीच जब कभी अंतःक्रिया बढ़ती है और परस्पर इन दोनों के बीच संबंध गहरे होने लगते हैं तो ये भी राजनीतिक आधुनिकरण की दिशा में संकेत देता है। वर्तमान में संचार साधनों से राजनीतिक आधुनिकरण की इस
प्रक्रिया में निरंतरता बनी हुई है। जब कभी भी किसी व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता के परंपरागत स्रोत कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे कि धार्मिक, पारिवारिक और जातीय सत्ता कमज़ोर पड़ जाती है और उसकी जगह राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो जाती है और राजनीतिक सत्ता मजबूत हो जाती है, तो इसे राजनीतिक आधुनिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसके अलावा राजनीतिक आधुनिकरण की विशेषता ये भी है कि इससे राजनीतिक संस्थाओं में विभिन्नीकरण और विशेषीकरण बढ़ जाता है और विशिष्ट संस्थाओं के साथ विशेष कार्यों को जोड़ दिया जाता है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में जब आधुनिकरण की प्रक्रिया मजबूत होती है, उसके परिणाम स्वरूप आम आदमी की राजनीति में भागीदारी बढ़ जाती है। राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं में जन सहभागिता कितनी है, यह अपने आप में राजनीतिक आधुनिकरण का एक मापदंड बन जाता है। साथ ही लोगों की अभिवृत्तियों और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लोगों के विचारों और दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आता, तब तक राजनीतिक आधुनिकरण की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएं केवल औपचारिक ही बनी रहती हैं। राजनीतिक आधुनिकरण वाले समाज में व्यक्ति पहले अपने आप को राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में पहचानता है और बाद में अन्य संस्थाओं के साथ अपने आप को जोड़कर देखता है। मसलन इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि भारत में अगर हम भारत को राजनीतिक दृष्टि से एक आधुनिकृत व्यवस्था कहना चाहते हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले हर भारत का नागरिक अपने आप को, अपनी पहचान को एक भारतीय के रूप में स्वीकार करे और बाद में अपने आप को राजस्थानी, गुजराती या तमिल या हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन या सिख के रूप में अभिव्यक्त करें। इसके अलावा जो नौकरशाही है, उसका केवल एक विस्तृत आकार ही राजनीतिक आधुनिकरण की प्रक्रिया को पूरा नहीं करता। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि नौकरशाही में समाज के सभी वर्गों को वास्तविक रूप में प्रवेश दिया जाए और वो शासन तथा प्रशासन का एक हिस्सा बने। एडवर्ड चिल्स अपनी पुस्तक पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में राजनीतिक आधुनिकरण के 5 प्रतिमान या प्रारूप के बारे में बताता है। ये 5 प्रारूप हैं। पहला, राजनीतिक लोकतंत्र। दूसरा, संरक्षित लोकतंत्र। तीसरा, सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र। चौथा, परंपरावादी वर्गतंत्र। और 5वां, आधुनिकताशील वर्गतंत्र। इनमें सबसे पहले संक्षेप में राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र राजनीतिक आधुनिकरण का एक ऐसा प्रतिमान है जिसमें जन भागीदारी सबसे अधिक मात्रा में होती है और शासन जनता के हित के लिए उतनी ही मात्रा में उत्तरदायी होता है। सत्ता निरंकुश ना हो और उसका स्वेच्छा के अनुसार उपयोग ना हो,
इसके लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण हो। इसलिए राजनीतिक लोकतंत्र में सत्ता के दुरुपयोग को नियंत्रित किया जाता है। इसे रोकने के लिए सत्ताधारियों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए और अल्प अवधि के लिए किया जाता है। चुनाव का समय निश्चित होता है और सार्वभौमिक मत अधिकार की व्यवस्था की जाती है। राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न दलों में प्रतिस्पर्धा होती है और साथ ही साथ ज़रूरी यह भी है कि ऐसी व्यवस्था को कायम करने के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाए। जहाँ तक संरक्षित लोकतंत्र का सवाल है, इस प्रतिमान में निर्वाचित व्यवस्थापिका होती है। एक से अधिक राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, परंतु उनकी शक्तियाँ नियंत्रित और सीमित होती हैं। प्रेस एवं जनमत निर्माण के साधन सक्रिय तो रहते हैं, परंतु उनकी भी स्वतंत्रता मर्यादित होती है। इससे राजनीतिक लोकतंत्र की सभी संस्थाएं विद्यमान तो होती हैं, परंतु व्यवहार में इन संस्थाओं पर कार्यपालिका का प्रभाव अधिक रहता है। इसलिए नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान तो की जाती हैं, परंतु उन पर आवश्यक प्रतिबंध भी लागू रहते हैं। सर्वाधिकारी अल्पतंत्र वह प्रतिमान है जो आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र को प्राथमिकता देता है। इस प्रतिमान की विशेषता ये है कि विशिष्ट वर्ग के लोग अत्यधिक अनुशासित और एकीकृत निकाय के रूप में काम करते हैं। दल एक अनिवार्य अंग होता है जिसके माध्यम से विशिष्ट वर्ग अपना कार्य संचालन करता है। यह एक सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है और शासन का संचालन एक कठोर दलीय व्यवस्था के अनुसार होता है। सत्तारूढ़ शासक वर्ग के अलावा समाज में शक्ति का अन्य कोई केंद्र नहीं होता। इस वर्गतंत्र में विधि के शासन, उत्तरदायी शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, जनता के राजनीतिक अधिकार, जनमत निर्णय के स्वतंत्र साधन आदि का कोई भी महत्व नहीं होता। चौथा, परंपरावादी अल्पतंत्र। यह प्रतिमान राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का खुला विरोध है। परंपरावादी वर्गतंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका आधार परंपरागत धार्मिक विश्वासों पर आधारित है या फिर राजवंशीय शासन पर आधारित है। यह परंपरागत संस्कृति की रक्षा के नाम पर सामाजिक व राजनीतिक जीवन में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का विरोध करता है और इस प्रक्रिया के अभाव में आर्थिक क्षेत्र में भी आधुनिकीकरण की गति बहुत धीमी होती है। इस व्यवस्था में राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित होता है। शासक की नियुक्ति उत्तराधिकार के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसका प्रमुख आधार धार्मिक विश्वास या रक्त संबंधों की श्रेष्ठता का सिद्धांत है। यह वर्गतंत्र जनता के सामाजिक व आर्थिक जीवन में प्राय अहस्तक्षेप की नीति अपनाता है और नाम मात्र के लिए सकारात्मक कार्य करता है। राजनीतिक मामलों में आम व्यक्ति की सामान्य तौर पर कोई रुचि नहीं होती। शिल्स के अनुसार जो पांचवा प्रतिमान है वो है आधुनिकताशील अल्पतंत्र। यह प्रतिमान एक ऐसा प्रतिमान है जिसमें संपूर्ण शासन सत्ता पर अल्प वर्ग का पूर्ण अधिकार होता है। इस वर्गतंत्र में चुनाव प्रणाली मौजूद तो होती है, परंतु सीमित लोगों को नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका का कोई अस्तित्व नहीं होता।
वह कार्यपालिका का अनुसरण करती है। अल्पवर्ग प्रतिमान विरोध को समाप्त करने के लिए पुलिस सेना व गुप्तचर संस्थाओं की मदद लेता है। इस प्रतिमान का प्रमुख आधार धार्मिक विश्वास और रक्त संबंध है। इस वर्गतंत्र में नागरिक सामाजिक समूहों के प्रति बहुत निष्ठा रखते हैं और उनकी राजनीतिक मामलों में कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं होती।